नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से उपचुनाव की तैयारियां हैं। चुनाव आयोग ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी। प्रदेश में 1 लोकसभा क्षेत्र और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खंडवा, बुरहानपुर, निवाड़ी, सतना और अलीराजपुर कलेक्टर्स को पत्र लिख दिया है। निर्देश दे दिया कि 3 साल से एक जगह जमे अफसरों को हटा दें। चुनाव तारीखें जल्द आ सकती हैं क्योंकि तैयारियां दिख रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस भी चुनावी मोड में आ चुके हैं। दमोह उपचुनाव जीतने के बाद विपक्ष में जबरदस्त उत्साह है और उनका दावा है कि अगर अभी चुनाव हो जाएं तो फिर स्थितियां दमोह जैसी दिखेंगी। सत्ता पक्ष कहता है वो हमेशा तैयार रहते हैं। सरकार के कामकाज से, संगठन की मुस्तैदी से एक बार फिर इन 4 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। दोनों पक्षों को सुनेंगे और ये भी जानेंगे, समझेंगे कि इस वक्त चुनाव कितने मुफीद रह सकते हैं। पहले एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद सामान्य होते ही जनजीवन के बीच मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग के साथ साथ सियासी पार्टियां भी ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुट गई हैं। कांग्रेस के लिए जहां प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है, तो वहीं बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चुनावी क्षेत्रों में दौरे शुरू हो गए हैं। दरअसल प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट और निवाड़ी, जोबट और रैगांव विधानसभा में उपचुनाव होना है। खंडवा सीट नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खाली है। वहीं निवाड़ी कांग्रेस विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह, जोबट कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया और रैगांव बीजेपी विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन से रिक्त है। इन चुनावों को लेकर कांग्रेस ने दमोह उपचुनाव की तरफ प्लान तैयार किया है। हालांकि कांग्रेस को वर्तमान हालात के मद्देनजर चुनाव कराए जाने पर संशय है। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा के चुनाव, जिसमें हमें अपने साथियों की ड्यूटी लगाना है। अभी से दमोह पैटर्न पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये अत्यंत आवश्यक है और जो माहौल जनता का है वो स्पष्ट है। इस बार फिर मैंडेट जनता कांग्रेस को देना चाहती। दमोह उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, लिहाजा पार्टी ने अभी से चुनाव की मैदानी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा लोकसभा अंतर्गत आने वाले बुरहानपुर का दौरा कर चुके हैं। 31 जुलाई को उनका निवाड़ी जाना प्रस्तावित है। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव को निवाड़ी का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। वे भी 2 दिन के दौरे पर वहां पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे संगठन पदाधिकारियों के अलावा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि गोपाल भार्गव के दौरे से उपचुनाव की तैयारियों की शुरुआत हो जाएगी। बीजेपी का दावा है कि उसकी तैयारी पूरी है, पर कोरोना काल में जनता की नाराजगी के चलते सत्तारूढ़ बीजेपी को नुकसान की आशंका है। उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है चारों। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के लिए कुछ नया करना पड़े ऐसा नहीं है। हम हर समय तैयार रहते हैं और अभी भी हम तैयार हैं और सभी उपचुनाव भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव बीजेपी सरकार और कांग्रेस के लिए 2023 में होने वाले आम चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं। जनता का मूड मीटर भी इन चुनाव से तय होगा। दमोह उपचुनाव की हार और कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश में मचे हाहाकार के बाद जनता का मिजाज सरकार के काम पर मुहर लगाएगा, ये बड़ा सवाल है। यही वजह है उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो असल में तो चुनाव परीक्षा होते हैं राजनीतिक दलों के, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के, लेकिन अब की बार कोविड काल में बार बार चुनाव होना, बार बार उपचुनाव होना, जहां समय की मांग या परिस्थितियां हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी चुनौती आम जनता के लिए भी है। जब जब चुनाव हुए हैं तब तब इस बात पर भी दल घेरे गए हैं, आरोपों के दायरे में नजर आए हैं कि ऐसे वक्त में भी चुनावी तैयारियां, ऐसे वक्त में भी चुनावी कवायदें करनी पड़ी हैं। वैसे 2023 को लेकर दल अपनी तरफ से वैसे भी तैयारियों में जुट चुके हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और दोनों के लिए चुनाव आसान नहीं, दोनों के लिए चुनौतियां कम नहीं। हमारे साथ इस वक्त पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। पंकज जी, पहली बात तो ये कि दिन भर हम सुनते आए हैं, ये बात करते आए हैं और चुनावी मोड में दल हमेशा रहते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं, लेकिन जिस दौर में आप और हम हैं, जिस वक्त में आप और हम आपदाओं पर, उनसे निपटने पर, अगली वेव पर तैयारी कर रहे हैं, इस वक्त ये चुनाव की तैयारियां
दलों के लिहाज से कितनी मुश्किल लगती हैं आपको? देखिए पुनीत जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय, तो भारतीय जनता पार्टी जन सेवा के कार्य संगठन के माध्यम से या सरकार के माध्यम से कभी भी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए नहीं करती है। और ना हम कोई चुनाव के आधार पर कोई लोक लुभावने झूठे कांग्रेस के समान वादों को लेकर जनता के बीच जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है और लोग मानते भी हैं इस बात को, आप जैसे राजनीतिक विश्लेषक भी सत्य को स्वीकार करते हैं कि चुनाव का विषय है, वो चुनाव छोटा पंचायत का चुनाव हो या लोकसभा का बड़ा चुनाव हो, सारे चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन सदैव तैयार रहता है। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि जो जनता की सेवा की प्रक्रिया है वो अनवरत सतत निरंतर जारी रहती है। और यही भारतीय जनता पार्टी का ध्येय वाक्य सूत्र वाक्य है कि सतत रूप से जनसेवा। और आप यदि जनता के बीच सदा उपस्थित हैं, आप अपने हर बूथ पर, हर वार्ड में, हर मंडल में यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच सक्रिय जनसेवा के लिए काम कर रहा है, इसीलिए कहा जाता है प्रवीण जी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता है और कांग्रेस में कार्यकर्ता दुर्लभ है, मिलते नहीं सब नेता है। अभी सज्जन सिंह जी का मैं बयान सुन रहा था, आपकी स्क्रीन पर कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि दमोह पैटर्न पर चुनाव लड़ा जाए, हमको ड्यूटी लगानी है। कांग्रेस अभी सोच रही है इसको क्या करना है, और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जन सेवा की निरंतर प्रक्रिया है। जहां तक आपने कहा वर्तमान परिस्थिति का विषय, तो पुनीत जी ये निर्धारण देश के निर्वाचन आयोग को करना है, भारत निर्वाचन आयोग को करना है कि वर्तमान परिस्थिति में चुनाव होंगे या नहीं होंगे। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पदाधिकारी ने पत्र लिखकर 3 साल से अधिक जो अफसर पदस्थ हैं उनके जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का संदर्भ इस बारे में भी था आप कुछ पूछ रहे थे कि दलों को ये दिक्कत होती है क्योंकि जब कभी आप चुनावी तैयारियों में जाएं तो जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ेगी। अपेक्षाओं के अनुरूप अगर आपने काम किया है तो आपको ये बताना भी पड़ेगा, लोगों के बीच जाना भी पड़ेगा। और चूंकि सत्ता में आप हैं, आपकी जवाबदारी दोगुनी हो जाती है, ढंग से काम करवाना है, ढंग से काम लोगों के बीच पहुंचाना है। और फिर इन सब के बीच में एक अनपॉपुलरिटी होती है कि साहब ऐसे में चुनाव करा रहे हैं। दमोह में भी हमने देखा था, पिछले उपचुनाव में भी देखा था, और इसका ठीकरा ज़्यादातर सत्ता पक्ष के ऊपर आता है। 2 सीटें आपके पास नहीं, 2 सीटें कांग्रेस के पास नहीं, इस अवसर को आप किस तरह देखते हैं? मैंने पुनीत जी आपसे वही आग्रह किया कि चुनाव का निर्धारण और निर्णय चुनाव आयोग को करना है। चुनाव आयोग यदि कोई प्रक्रिया निर्धारित करेगा, हम उसका पालन करेंगे, प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। और आपने उपचुनावों में देखा होगा पुनीत जी कि उपचुनाव जो 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव मध्य प्रदेश में हुए थे, उन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने वर्चुअल मीटिंग का सहारा लिया था। चुनाव के एक लंबे समय पहले वर्चुअल मीटिंग हमारी शुरू हो गई थी। तो अगर कोई चुनाव की प्रक्रिया होती है, यदि चुनाव कोई तारीख घोषित करता है, तो जो नियम कायदे कानून, क्योंकि जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के लोग कोरोना से लड़ने में, लोगों की सेवा करने में सक्रिय हैं, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। मुझे कांग्रेस का नहीं पता कि वो क्या करते हैं कि जो कोरोना की आशंका को किसी प्रकार से बढ़ाने की स्थिति बने। तो हम यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हैं कि पहली प्राथमिकता कोरोना से बचाव है, क्योंकि ये दायित्व संगठन का भी, सरकार का भी है। और हम लोग तो धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके नेतृत्व में पूरी सरकार ने और तमाम मंत्रियों ने, अधिकारियों ने मिलकर काम किया। और आज मध्य प्रदेश से कम कोरोना का भय, आतंक नहीं है। इक्का दुक्का पेशेंट कहीं किसी जिले में नजर आते हैं। और वैक्सीनेशन का कार्य जो पर रिकॉर्ड बनाया पुनीत जी मध्य प्रदेश की सरकार ने, ऐतिहासिक वैक्सीनेशन। 21 तारीख को जब पहला वैक्सीनेशन हुआ, 17 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन, बराबर वैक्सीन की ड्राइव जारी है। तो मुझे लगता है कि सरकार के पक्ष पर सरकार का कार्य जारी है और भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर वैक्सीनेशन के कार्य में संलग्न है कि एक एक बूथ का जो मतदाता है उसको वैक्सीनेशन कराना है भारतीय जनता पार्टी का दायित्व। चुनाव हो नहीं हो, अभी हो बाद में हो, ये विषय चुनाव आयोग की संवैधानिक संस्था तय करेगी। पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, सरकार, संगठन अपने अपने दायित्वों का निर्वहन सजगता के साथ कर रहे हैं, सतर्कता के साथ कर रहे हैं और पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। इसलिए पुनीत जी जब भी अवसर आता है तो जनता प्रतिसाद देती है, आशीर्वाद देती है, सेवा करने का अवसर देती है। चलिए अब मैं आपसे पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर जो आरोप लगते रहे ना उन पर उत्तर लेता हूं, क्योंकि अभी इस समय हमारे साथ में विपक्ष के कोई नेता जुड़ नहीं पाए, बहुत जल्दी वो हमारे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन विपक्ष के 3 बड़े अब की बार उनका कहना है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ हथियार हैं।
पहला नंबर ये, आप कहते हैं बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो कहते हैं कोविड काल में सरकार सबसे ज़्यादा असफल नज़र आई है, देश में भी प्रदेश में भी। दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और महंगाई, आप लाख कह लें कि समय परिस्थिति जन्य है, लेकिन चूंकि कंट्रोल गवर्नमेंट को करना पड़ता है, केंद्र में राज्य में दोनों जगह आप हैं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। नंबर तीसरा, अगर हम प्रादेशिक स्तर के ऊपर देखें तो दमोह का उपचुनाव जीतने के बाद भी विपक्ष थोड़ा मुखर है। चौथा सबसे बड़ा, जो मौत के आंकड़े पर आरोप लगाए थे, ये आपको भी पता है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जिला अध्यक्षों की मीटिंग जारी है, वो आंकड़े लाकर दे रहे हैं, वो जमा करेंगे और उसको जाहिर तौर पर लोगों के बीच में ऐसे ही पेश करेंगे कि आंकड़े छिपाए गए, गलत बताए गए। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी में अखिल भारतीय स्तर पर और मध्य प्रदेश के स्तर पर एक ही प्रतियोगिता चल रही है, या एक ही प्रक्रिया है राजनीति की कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति अपशब्द कहना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, नंबर 1। नंबर 2, आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर, और जनता इसीलिए कांग्रेस को अब सिरे से खारिज कर रही है। लगभग 1 दशक से अधिक की राजनीति आप कांग्रेस की देखें, देश भर की, मध्य प्रदेश की, आप जहां बैठे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ की, वहां भी आप देखें तो वही स्थिति है। कांग्रेस पार्टी यदि प्रतिपक्ष में होती तो आरोप लगाती है। यदि आज वो मध्य प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़े करते हैं तो कांग्रेस यहाँ उत्तर दे पंजाब के बारे में, झारखंड के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, राजस्थान के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, वहां क्या स्थिति टीकाकरण की, वहां मौत के आंकड़ों की क्या स्थिति है, वहां पेट्रोल डीजल की क्या स्थिति है। यहां मध्य प्रदेश में क्या कहा था वचन पत्र में, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी 18 में, 15 महीने की सरकार, कि 5 रुपए प्रति लीटर की राहत दी जाएगी कांग्रेस की सरकार बनने पर। 1.5 साल हो गए, कमलनाथ जी वसूली में लग रहे, दलाली में लग रहे, सरकार आई, सरकार चली गई, कोई वादा पूरा नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी पर किसी प्रकार का आरोप लगाने का नैतिक अधिकार कांग्रेस पार्टी को नहीं है, पर फिर भी उनके मसले की तसल्ली के लिए कांग्रेस अपनी संतुष्टि के लिए आरोप लगाकर प्रसन्न होती है, तो प्रसन्न बनी रहे। हम तो जनता की अदालत में है, जहां जनता तय करेगी और कांग्रेस के इन झूठे आरोपों का करारा जवाब जनता देगी। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि जुड़ गए हैं, एक बार अस्थायी रूप से उत्साह में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से राकेश यादव साहब जुड़ चुके हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका भी। नमस्कार, स्वागत है आपका भी। थोड़ा सा आप लेट चर्चा में जुड़ पा रहे हैं। इस वक्त जो उपचुनाव की तारीखें कभी भी आ सकती हैं, तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर हैं, आप लोग भी जिला अध्यक्षों की मीटिंग कर रहे हैं, क्या है ऐसी बातें जिनको लेकर आप सत्ता पक्ष से चुनौती को स्वीकार करेंगे या उनको चुनौती देंगे? क्या जीत का आधार आपका रहेगा? देखिए, जी हाँ, देखिए दमोह चुनाव में आपने देखा है जो नतीजे आए हैं, पूरी सरकार बीजेपी कैंडिडेट के लिए लगी हुई थी, उसके बाद भी वहां हार का सामना करना पड़ा। और ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये कांग्रेस के बागियों की सरकार है। भाजपा को तो जनता ने नकार दिया था 2018 में। इसके बाद जो कांग्रेस से धोखा करके भाजपा में गए हैं, जो खरीद फरोख्त हुई है, ये उन लोगों की मदद से बनी हुई सरकार है। अगर भाजपा की सरकार होती तो मुकाबला भाजपा से होता। अभी तो मुकाबला कांग्रेस के बागियों से, कांग्रेस को धोखा देने वालों से, प्रजातंत्र में जो जनमत को धोखा दिया उनसे मुकाबला है। तो निश्चित तौर पर जो हमारी रणनीति होगी, सीधे सीधे इन्हीं लोगों को टारगेट किया जाएगा जिन्होंने 2018 के जनमत का अपमान करा, जिन्होंने एक चुनी हुई सरकार को गिराया। किस बात के लिए गिराया? विकास की बात पे गिराया। पिछले 1.5 साल लगभग हो गया है, कोरोना में पूरा प्रदेश बर्बाद हुआ। ये जितने भी बागी गए थे, सिर्फ और सिर्फ वल्लभ भवन में बैठ के बिना पैसे के लेन देन के कोई काम नहीं कर रहे हैं। सारे मध्य प्रदेश में इनके रेट तय हो गए हैं, यहां तक कि सेल्फी लेने का भी रेट तय हो गया, उसके 100 रुपए लगेंगे। मैंने तो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के मांग की है कि वल्लभ भवन के बाहर लिस्ट लगवा दीजिए, इस काम का इतना पैसा, इस काम का इतना पैसा, ताकि लोगों को भी असुविधा नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी के फंड में अच्छा पैसा आ जाएगा। क्योंकि खरीदने में काफी पैसा खर्च हो चुका है, उसकी वसूली कोरोना काल में हो नहीं पाई है। तो अब लूट के लिए जितने भी बागी थे वो भारतीय जनता पार्टी के ये नेता जो आदर्श की बात करते थे, संस्कार की बात करते थे, रानी लक्ष्मीबाई के यहां जाके सिर झुकाते थे, आजकल रानी लक्ष्मीबाई को भूल गए हैं। डर लगता है सिंधिया के कारण, सिंधिया से इतने डरे और सहमे हुए हैं कि उनका बैग उठा के चलते हैं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का नाम नहीं लेते। ऐसी पार्टी जिसके संस्कार जिसने समाप्त कर दिए हैं, अपने आप को बेच दिया है। आज उत्तर मेरे पास भी है, दें उत्तर दे दें पुनीत जी, उत्तर मेरे पास भी उत्तर दे दें पंकज जी, उत्तर दे दें। वैसे मैंने स्पष्ट कहा कि टारगेट होंगे कांग्रेस के बागी। हाँ, फिर अभी समझ में नहीं आई इनको।
28-0 से जीत रहे कमलनाथ जी 15 अगस्त पर झंडा फहराएंगे, 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे। कहां चलेगा झंडा फहराने वाले? 28-0 से जीत रहे थे। जनता ने इन्हीं झूठे आरोपों का मुंह तोड़ जवाब दिया है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को। कम से कम हमारे यहाँ वो लोग तो नहीं है जो झांसी की रानी को अपमान करते हैं, वो लोग तो नहीं है। इस बात की खुशी है दलाली करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और बागी लोग थे, आज भी दलाली कर रहे हैं। सिंधिया के समर्थक क्या कर रहे हैं? हर जगह पैसा खा रहे हैं। एक ऊर्जा मंत्री से लेके स्वास्थ्य मंत्री तक पैसा खाने में लगे हुए हैं। ये तो हद कर दी मध्य प्रदेश की। बात ये करते हैं संस्कारों की, किस बात के संस्कार हैं? सिंधिया को तो शर्म आना चाहिए, उनको तो माफी मांगना चाहिए पूरे मध्य प्रदेश से और रानी लक्ष्मीबाई से। चलिए दोनों पक्षों के लिए एक अहम सवाल है, तो सवाल के साथ में मैं लौटूंगा राकेश जी, पंकज जी, एक सवाल के साथ लौटूंगा। राकेश जी, जो आपने बात कही कि बागियों से आपका मुकाबला है, तो बागियों के आधार पर ही एक उपचुनाव ऑलरेडी हो चुका है, उसका हश्र भी सबके सामने है। आपने जितना मुकाबला किया, जिस तरीके से मुकाबला किया, जितनी सीटें लाए, वो भी प्रदेश के सामने है। उत्तर लूंगा। जी हाँ, देखिए जो उपचुनाव होते हैं उसमें सरकार का जो रोल रहता है, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है, जिस तरीके से पैसे का और प्रशासन का दुरुपयोग होता है वो सबने देखा है और मध्य प्रदेश की जनता ने भी देखा है। वो दुरुपयोग एक इस पे भी हुआ है दमोह सीट पे, पर वो सिंगल सीट थी, इसलिए कांग्रेस पूरी ताकत के साथ वहां लड़ी थी। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ताकत के साथ उपचुनाव में लड़ी, 9 सीटें हमने जीती हैं। बाकी सीटों पे जो बंदरबाट हुई है, जिस तरह पैसे का दुरुपयोग हुआ है, ये सबने देखा है और इसका नतीजा निश्चित तौर पे 2023 में जो हम तैयारी कर रहे हैं, आने वाले चुनाव हैं, उसमें देखने को मिलेगा। जहां तक सिंधिया जी की बात है और जिस तरीके से वो 1.25 लाख वोटों से हारे हैं गुना में, अगर वो इतने बड़े नेता होते तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लायक होते तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की हैसियत से नहीं जाते। चुनाव हारने के बाद उनके अहम को ठेस लगी, कांग्रेस में जो सम्मान नहीं मिलता, ये बात उन्होंने झूठ बोली। 6 मंत्री उनके बने हुए थे। अब उनका आपसी क्या लेन देन है ये तो वही जाने, उनके मंत्री जाने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से जाके अब जो लूटा पार्टी हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में, उनके मंत्रियों ने जो लूट की एक बेला चला रखी है, जी पंकज, उससे जनता त्रस्त है, पूरा मध्य प्रदेश त्रस्त है और इस बात का जवाब सिंधिया को देना चाहिए। पुनीत जी, मुझे कांग्रेस पार्टी की बुद्धि पर तरस आता है। पूरी पार्टी बौद्धिक दिवालीपन से जूझ रही है। एक भी प्रमाण यदि कांग्रेस पार्टी के पास है तो मैं चुनौती देता हूं कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जी समेत इन पूरी कांग्रेस पार्टी को कि यदि एक भी मंत्री खिलाफ आरोप तो सामने लेकर आए मैदान में। ये स्टूडियो में बैठकर झूठे आरोप लगाना शोभा नहीं देता। और चुनाव राहुल गांधी हारे हैं, अमेठी से भागकर वायनाड गए राहुल गांधी चुनाव हारने के कारण, और अमेठी में बुरी तरीके से चुनाव हारे और उन्होंने अमेठी को पहचानने से इनकार कर दिया। कमलनाथ जी चुनाव हारे थे। बंगाल में कौन आ रहा है? नरेंद्र मोदी घर हो गए। बंगाल के चाणक्य क्या हुआ? घर बैठ गए। नरेंद्र मोदी जी को कैसा रहा बंगाल में? क्या बुरी गत हुई है? याद रखिए वो तो नरेंद्र मोदी के वो हार के घर बैठे हैं। सिंधिया की तो इसी दुर्गति होना है। कमलनाथ जी 52 जिलों का नाम गिरा के वो धोखेबाज जो स्थिति उन्होंने परंपरा बनाई है, जो खानदानी परंपरा निभाई है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है। महारानी लक्ष्मीबाई का अपमान करते हो, शर्म नहीं आती? महारानी लक्ष्मीबाई की जय बोलना चाहिए। अरे आप बोलिए महारानी लक्ष्मीबाई क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या नहीं? या सिंधिया है? सिंधिया क्या है? सिंधिया का चरित्र नहीं पता? सिंधिया का पूरा चरित्र नहीं पता क्या आपको? क्या पैसे की डील नहीं करते हो? क्या पैसे से खरीद के कांग्रेस को धोखा नहीं दिया उन्होंने? और भारतीय जनता पार्टी को बिना पैसे के गए। आज क्या बात करेंगे? आप खुद उनके साथी है, आप खुद कांग्रेस तक गया है, कांग्रेस से आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सीखो, जरा पता करो क्या होगा। एक बार जरा जानकारी लेकर आओ। अरे यादव जी जरा जानकारी लेकर आओ कि आज भी ले रहे हैं। राकेश यादव साहब, मेरा सवाल था, अगली बार चुनाव जिन सीटों पर है उनमें से 2 जगह आपके प्रतिनिधि थे, आप क्या बोलेंगे उन जगहों पर? ये जो बागी है या बागियों ने क्या किया, किस तरह सरकार गिराई, ये पहले भी हुआ है, ये 2023 तक भी लोगों के बीच में आप पहुंचाएंगे, लेकिन एक बार इसका नतीजा देखा। अब की बार आप क्या नए मुद्दे हैं? जनता किन मुद्दों पर चाहती है चुनाव? जनता किन मुद्दों पर आपको लड़ते देखना चाहती, वो क्या मुद्दे होंगे?
देखिए सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय है जनता पार्टी जो कांग्रेस की सरकार चुनी गई थी और जिन धोखेबाजों ने वो सरकार गिराई, और आज वो मंत्री हैं, आप भी देख रहे हैं वो किस तरह की लूटा पार्टी सिंधिया के नेतृत्व में हो रही है, जनता देख रही है। सड़क पर उतरने वाले थे लेकिन खुद 1.25 लाख वोटों से हार चुके हो, घर बैठे हुए हैं। उसके बाद पिछले दरवाजे से राज्यसभा गए। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश का विकास करेंगे, कैसा विकास करेंगे? अभी आपने एयरपोर्ट की बात करते हैं, 50 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए, वो वहां के ग्वालियर के सांसद की मेहनत है, शेजलेवारकर की, केपी यादव की मेहनत है, उस पे जाके पानी फेर रहे हैं कि हमने सेक्शन कराए। तो ये तो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया भाजपा बन गई है। वो सिंधिया भाजपा ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि सबसे बड़े हम हैं और बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो ईमानदार कार्यकर्ता वो नीचे है। हमारी रणनीति साफ है, भारतीय जनता पार्टी के अंतरात्मा में जो कार्यकर्ता ईमानदार है वो किसी भी सूरत में सिंधिया की गुलामी नहीं करेंगे, न सिंधिया के मंत्रियों की गुलामी करेंगे। सिंधिया की कोशिश है शिवराज को हटा के सीएम बन जाए आखिरी साल में, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग सफल नहीं होने देंगे। और कांग्रेस निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को और सिंधिया को घेर के मारेगी और निश्चित तौर पर डंके की चोट चलिए मारेगी। कि 4 सीटों पर उपचुनाव, जिसमें से एक संसदीय क्षेत्र है और इसके बाद में फिर निकाय चुनाव, जिसकी तैयारी इसकी भी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी भी अपने जिलाध्यक्षों के साथ में डेटा कलेक्शन कर रही है। कांग्रेस कहती है कि बागियों को एक बार फिर जनता सबक सिखाएगी। सत्ता पक्ष कहता है कि ऑलरेडी इस पर चुनाव हो चुके हैं, कांग्रेस ने मुंह की खाई। अब की बार क्या इनके अलावा जनता से जुड़े मुद्दों के साथ में जाएंगे? जनता कैसे रिएक्ट करेगी? इस पर तो बहस चलती रहेगी। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, आने के लिए। नमस्कार।